हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद समर्थ। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम संडे को वॉरेन बफेट का जो शेयर होल्डर्स लेटर है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो उनका शेयर होल्डर्स का जो एनुअल लेटर आता था दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1977 और आज तक लेटेस्ट में जो 2025 में है। तो इन्होंने बिल्कुल मिस नहीं किया है फ्रॉम 1977 टू टिल डेट। तो क्या इंसाइट्स थे इन द लेटर्स ऑफ 1977 उसके बारे में पहले जानते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आज के दिन रेलेवेंट है और जो रेलेवेंट नहीं है। बिकॉज 1977 मीन्स द वर्ल्ड वॉज टोटली डिफरेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। देर वॉज नो इंटरनेट, देर वॉज इंटरनेट बट देर वॉज नो इनोवेशन एज सच, देर वर नो डिवाइसेस। मोबाइल्स तो हुआ नहीं करती थी, टीवी भी हार्डली होता था किसी घर में। तो अगर आप सोचोगे तो दुनिया बहुत अलग थी, दुनिया बहुत मैन्युअली चलती थी। तो वही लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ द लेटर एंड फिर शुरू करते हैं डिस्कशन। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने मतलब लेटर में गो थ्रू किया वॉज द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज ही वॉज वेरी वेरी ऑनेस्ट विद द शेयर होल्डर्स। इसका मतलब क्या है, वो ऐसे नहीं करते थे कि उनको अगर न्यूज़ लेटर जो उनका एनुअल लेटर है, सॉरी, जो उनका एनुअल लेटर है उनको अगर शेयर होल्डर्स को देना हो। अगर आप आज के दिन देखोगे जो इंडिया में चलता है, तो मैं एक रिसेंटली एक कंपनी है जो बहुत बड़ी स्टील कंपनी है, उसका एक शेयर होल्डर जो होता है एजीएम, एक बेसिकली एजीएम जो होता है वो अटेंड किया था मैंने। इट वाज अ वर्चुअल वन। तो उसमें जो शेयर होल्डर्स थे बस तारीफ़ पे तारीफ़ कर रहे थे जो ओनर है उनकी और उनके फैमिली की। ये ऐसे होता नहीं है जनरली, बिकॉज सी इफ़ यू आर अ शेयर होल्डर देन यू शुड आस्क दोज क्वेश्चंस विच आर काइंड ऑफ मतलब स्क्रैच करे टू द हेड ऑफ द ओनर कि इसका आंसर हम कैसे करें, उनको ग्रिल करना चाहिए। बिकॉज दैट इज़ हाउ यू गेट द आंसर्स। अनलेस एंड until you ask questions you won't get, unless and until you ask good questions you won't get answers relevant to your questions and doubts। बट आजकल तो बस तारीफ़ें चलती हैं एजीएम में ये बोलते हैं आपने ये किया, आपके पापा ने ये किया, आप फलाने ऐसे थे, उसके लिए हम बहुत बहुत थैंक यू हैं आपके। तो मतलब वो ज़्यादा वैल्यू ऐड करती नहीं है एजीएम को। और जो ओनर है, जो मतलब जो ओनर या जो भी एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो बस ये देखता है कि 1 घंटा में उसका 1 घंटा कब ख़त्म हो और फिर कब घर चला जाए वो, और ये ख़त्म कर दे मीटिंग। तो आजकल ज़्यादा रिलेवेंस रहा नहीं है एजीएम का, विच यूज टू बी देयर बिफोर। बट फिर से टॉपिक पे आते हैं। जो न्यूज़ लेटर है, सॉरी, जो शेयर होल्डर्स लेटर है वॉरेन बफेट का, उसमें उन्होंने बहुत ऑनेस्टली आंसर किया है। अगर कोई उनका बिजनेस चल नहीं रहा है उनके पोर्टफोलियो में तो उन्होंने डायरेक्टली बताया है। ऐसा एक बिजनेस जो उन्होंने बताया दैट वाज अ टेक्सटाइल बिजनेस। तो बर्कशायर हैथवे के अंडर एक टेक्सटाइल बिजनेस थी विच वाज लोकेटेड इन यूएस इटसेल्फ। तो इसमें एक इशू ये हुआ करता था कि लेबर जो है यूएस में दैट वाज अ कॉस्टली वन, कंपिटिटिव ज़्यादा थी नहीं वो टेक्सटाइल में। और जो एशियन मार्केट था दैट वाज ग्रोइंग वेरी फास्ट। एशिया में बेसिकली चाइना एंड अदर एशियन मार्केट्स जैसे हैं, सो दे वर ग्रोइंग वेरी फास्ट बिकॉज लेबर वॉज वेरी चीप, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वॉज ऑल्सो देयर। सो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में बैठता नहीं था यूएस के। और उन्होंने सीधा सीधा अपने अपने एनुअल लेटर में ये बताई चीज़ें कि that the business textile business was not doing well, still they will be supporting this business because। अब वॉरेन बफेट सोचते बहुत अलग हैं। उनका मेन बिजनेस का जो मोटिव होता है, वो देखने का जो नज़रिया होता है, वो बस प्रॉफिट और लॉस देखते नहीं है। वो देखते हैं कि बिजनेस कैश जनरेट कर रहा है कि नहीं। अभी कैश क्यों इम्पोर्टेंट है कोई भी बिजनेस के लिए, एक एग्जांपल लेते हैं चलो कि मैंने अपने सपोज़ गली में कहीं मैंने एक होटल की दुकान खोल दी। अगर मैंने होटल की दुकान ओपन कर दी है तो उसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा बेसिकली। तो मैं लायबिलिटी क्रिएट करूँगा, मतलब जाके लोन ले लूँगा। सपोज़ 50 लाख इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है मुझे, तो 25 लाख मैंने लोन ले लिया और 25 लाख मैं खुद इन्वेस्ट कर दूंगा। दैट इज़ कॉल्ड एन इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। तो ओनर्स इक्विटी प्लस द लोन दैट इज डेट विल बी टुगेदर वुड बी द एसेट। जो अपन ने पढ़ा था कि बैलेंस शीट इक्वेशन जो होता है दैट इज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो ये एक चीज़ रही। अब इसके बाद जो आप लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, जो लोन क्रिएट कर रहे हो, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट का। तो वो इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे कैसे? दैट हैज़ टू बी पेड ओनली व्हेन इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज जब
आपकी कंपनी कैश जनरेट करेगी। अगर कैश ही जनरेट नहीं कर रही है कंपनी, तो हाउ विल यू पे द बोरोइंग्स दैट द कंपनी हैज़ रेज्ड। सो कोई भी बिजनेस के लिए कैश बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही कंपनी प्रॉफिट करे या ना करे, तभी भी कंपनी सर्वाइव करेगी। लेकिन अगर कंपनी कैश जनरेट नहीं कर रही है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू स्टे फॉर अ लॉन्ग रन। एक जो इंडियन कंपनी है उसका एग्जांपल लेते हैं, चलो वोडाफोन आइडिया। अगर आप देखोगे वोडाफोन आइडिया कंपनी तो अभी शायद डिकेड से 10 सालों से लॉस कर रही है शायद, और तभी भी आप सोच रहे होगे यार साला ये कंपनी बंद क्यों नहीं होती। क्योंकि कंपनी कैश जनरेट कर रही है। जो भी है, जब भी आप रिचार्ज करते हो तो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इट गोज टू द कंपनी डायरेक्टली। तो कंपनी कैश जनरेट कर रही है। उस कैश से कंपनी करती है क्या, जो भी उनका जो लोन है 2 लाख करोड़ का लोन है कंपनी का, तो दैट दे पे थ्रू दिस रिचार्जेस दैट वी पे देम। सो दैट इज़ अ गुड मोड बोल सकते हैं, या गुड पॉइंट फॉर देम क्या, दैट दे आर एबल टू जनरेट द कैश एज अर्ली एज पॉसिबल। बट ये सारे बिजनेस में पॉसिबल होता नहीं है। कुछ बिजनेस में अकाउंट रिसीवेबल्स क्रिएट होता है। और व्हाट इज़ अकाउंट रिसीवेबल्स, कोई भी धंधा आप कर रहे हो, चलो अगर मैंने कोई बड़ा मतलब कैपिटल इंटेंसिव धंधा कर दिया, फॉर एग्जांपल स्टील का कर दिया। अभी मैं स्टील का कोई बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने स्टील बेचा, तो वहाँ पे डायरेक्ट कैश में ट्रांसफ़र नहीं होता है, कैश में एक्सचेंज नहीं होता। कि सपोज़ आप बायर हो, मैं सेलर हूँ स्टील का, HRC लेते हैं चलो, या HSM या CR कॉइल्स लेते हैं। तो अगर मैं आपको सेल कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट, तो आप डायरेक्टली मेरे को आके कैश नहीं दोगे, आप एक विंडो पूछोगे। एक विंडो होता है पेमेंट का, 40 डेज 45 डेज, उस विंडो में आप पे करोगे। सो दैट इज़ अकाउंट रिसीवेबल इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेरे बैलेंस शीट में एसेट के साइड अकाउंट रिसीवेबल्स होता है। तो अगर मेरे को प्रोडक्ट बेचते ही कैश नहीं मिला, करेक्ट, सो दैट क्रिएट्स एन इशू। बिकॉज मेरे को तो वर्किंग कैपिटल जो है, मेरे को सैलरीज देने हैं, जो मेरी कंपनी है, मैं मतलब मेरी कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे सैलरीज पे करनी है, मुझे वर्किंग कैपिटल पेट्रोल भरना है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल भरनी है। तो ये सब करने के लिए कैश नहीं है मेरे पास। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप देखोगे, जो वॉरेन बफेट बोलते हैं, जो उनका टेक्सटाइल बिजनेस था, सो दैट वाज अ गुड बिजनेस विच वाज जनरेटिंग कैश। सो उनका नज़रिया ऐसे था कि यार ये कैश यूज़ करके why not we acquire companies, we acquire good companies which are sustainable। क्योंकि जो टेक्सटाइल बिजनेस था उनको ये पता था कि दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो उन्होंने क्या किया, ये कैश जनरेट जो कर रही है टेक्सटाइल बिजनेस, सो इस बिजनेस से उन्होंने बहुत सारी कंपनी आगे जाके एक्वायर कर ली। सो ये तो मेंशन नहीं किया, ये जस्ट मैं बता रहा हूँ, बट उन्होंने यही बताया लेटर में कि टेक्सटाइल बिजनेस वॉज नॉट डूइंग वेल, ऑब्वियसली ड्यू टू एशियन मार्केट्स, बिकॉज एशिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था दैट was booming actually. So due to this, the cost competitiveness of the textile business in US was not that great. So it was struggling business, but still they were generating cash, and that cash was used to acquire some other companies, so that where the growth is sustainable and is a long term, and yeah, and could generate a good profit. तो ऐसा उनका सोच था। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप भी कभी कोई कंपनी लेते हो तो बस प्रॉफिट देख के मत लेना, सी इफ द कंपनी जनरेटिंग कैश। बिकॉज अगर कैश नहीं है तो कंपनी को शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करनी पड़ेगी। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करेंगे और फिर भी कंपनी कैश जनरेट नहीं करेगी, तो कंपनी के पास लिक्विडिटी करंट आएगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था टेक्सटाइल बिजनेस के बारे में। सेकेंड चीज़ जो कंपनी बोल रही है, मतलब जो लेटर में लिखा है, तो वो था कि ये तो अभी इतना कॉमन नहीं है, बट उस टाइम होता था कि देयर शुड बी अ फोकस ऑन द ऑपरेटिंग अर्निंग्स। द फोकस ऑन ऑपरेटिंग अर्निंग्स शुड नॉट बी दैट मच। क्योंकि क्या होता है, लेटर में ऐसे बताया गया कि उनको एक कंपनी थी जिस ब्लू चिप स्टैंपिंग, वहाँ से उनको एक वन टाइम कैपिटल गेन्स हुआ था। उसकी वजह से जो बर्कशायर हैथवे का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वो। बट अगर वो कंपोनेंट आप निकालोगे जो वन टाइम कैपिटल गेन्स है फ्रॉम द ब्लू चिप स्टैंपिंग्स, जो एक सब्सिडरी है बर्कशायर हैथवे की, तो एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना बड़ा ही नहीं था, वो एक्चुअली डी ग्रोथ हो गया था। सो अगेन वो वही बोल रहे थे कि यार जो ये गिमिक है, तो इसमें आप पढ़ो मत, यू हैव टू चेक प्रॉपरली कि यार वन टाइम कैपिटल गेन्स है या क्या है, कि जिस कारण ये मतलब प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मतलब एक इन्वेस्टर को याद रखना चाहिए। सो ये थे 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट जो इनका था वो रिलेटेड टू बुक वैल्यू था, बुक वैल्यू एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू।
तो फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो होटल है, जो हमने होटल डाला है कहीं, हमें पता नहीं कहाँ डाला है बट डाला है, चलो एग्जांपल ये लिया अपन ने। तो एक होटल बिजनेस अपन ने ओपन किया है, रेस्टोरेंट बिजनेस है सपोज। तो उसके लिए मैंने 25 लाख लोन ले लिया, डेट ले लिया, और 25 लाख जो है मैं खुद के जेब में से, मतलब मैं इक्विटी है मेरी, तो दैट आई विल इन्वेस्ट फ्रॉम माई एंड। सो 50 लाख मैंने इन्वेस्ट किया। सो 50 लाख आपका एसेट हो गया बेसिकली। तो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो अगर आप देखोगे व्हाट इज द बुक वैल्यू हियर, बुक वैल्यू इज योर 25 लाख्स, करेक्ट, ये बुक वैल्यू है आपकी। बट अगर आप देखोगे कोई भी एक इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस इंडस्ट्री ही लेते हैं, चलो बर्कशायर की एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है नेशनल इंडेमनिटी, एक कंपनी उन्होंने एक्वायर की थी विच वॉज एन इंश्योरेंस आर्म्स ऑफ बर्कशायर हैथवे। तो नेशनल इंडेमनिटी जो कंपनी है दैट वाज एन इंश्योरेंस कंपनी, तो वो प्रीमियम कलेक्ट करती थी फ्रॉम द कस्टमर्स बेसिकली। सो ये प्रीमियम जो है मैं डायरेक्ट कैश दे रहा हूँ आपको, करेक्ट, आपको मैं कैश दे रहा हूँ, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको मैं कैश पे कर रहा हूँ, प्रीमियम मतलब। तो ये कैश को यूज़ कैसे करेगी कंपनी, दैट डिपेंड्स ऑन अगर कंपनी, मतलब वो उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया बेसिकली। सो ये कंपनी जो बर्कशायर की थी, दैट दे यूज्ड टू टेक दैट कैश, दे वर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, दे वर जनरेटिंग रिटर्न्स, एंड जब कोई मतलब अगर क्लेम कुछ आ गया तो दे यूज्ड टू गिव द क्लेम्स। बट ऐसे नहीं था कि क्लेम्स कंटिन्यू आते थे। सो उनको एक उन्होंने मतलब सिस्टमेटिकली प्लान करके ये जो बिजनेस मॉडल है एग्जीक्यूट किया था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो लायबिलिटी हो गई, करेक्ट। बट जो वॉरेन बफेट सर थे वो सोचते थे, वो इसको लायबिलिटी के हिसाब से नहीं सोचते थे, वो सोचते थे दिस इज एक्चुअली एसेट। क्यों? बिकॉज आपको ऐसे आपको कैश मिल रही है, करेक्ट, प्रीमियम जो आपको दे रहा है कस्टमर, that is actually cash. You can use that cash and invest in the stock market and actually earn more than your business. So by earning that you will, मतलब एक तो दूसरों के पैसे पे आपने खुद का पैसा बना लिया, that is the first point. अगर क्लेम्स कोई आ गए तो उसके लिए वो कैश कंपोनेंट रखते थे थोड़ा बहुत, जो जिससे वो पे करते थे। बट द क्लेम मतलब उतने आते नहीं हैं जनरली इंश्योरेंस कंपनीज के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने कहा कि और हाँ, ये लाइबिलिटी है, करेक्ट। बुक वैल्यू जो है आपकी, दैट इज़ योर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, करेक्ट। अब अगर आप देखोगे कंपैरिजन करेंगे अगर हम टेक्सटाइल बिजनेस और इंश्योरेंस कंपनी का, सो फॉर टेक्सटाइल कंपनी बुक वैल्यू आपको ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें एसेट्स ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि एसेट्स जो है उसमें फिक्स्ड एसेट्स, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मशीनरी होती है, जगह होती है, लैंड होती है, तो इसके वैल्यू ज़्यादा होती है और ये बढ़ते रहती है। दैट्स वाई द बुक वैल्यू इज इट मे अपियर दैट द बुक वैल्यू ऑफ दिस टेक्सटाइल कंपनी इज मोर, बट जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, जो अर्निंग्स ग्रोथ है, दैट इज नॉट एज गुड, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल इन दिस बिजनेस। तो आपका जो लेकिन वही आप अगर इंश्योरेंस कंपनी देखोगे तो इसका जो प्रीमियम है दैट गोज इनटू लायबिलिटी, करेक्ट। जो प्रीमियम है पे करते हैं, तो उसकी वजह से जो आपका बुक वैल्यू है दैट डिक्रीजेस। बुक वैल्यू इतना नहीं है, बट बुक वैल्यू नहीं है तभी भी द अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, द ग्रोथ इज वेरी हाई, करेक्ट। सो वो बताना क्या चाहते हैं, जो बुक वैल्यू है दैट डज नॉट एवरी टाइम टेल्स यू हाउ द कंपनी इज डूइंग, या वो इंडिकेटर नहीं है कि कंपनी अच्छा करेगी नहीं करेगी, कंपनी की ग्रोथ कैसी होगी। तो वो एक स्पेसिफिक इंडिकेटर बस सोलली ऐसे बोल नहीं सकते। तो वो बोलते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी दैट दे विल अर्न। अभी इसको सीधी सीधी भाषा में समझाते हैं अपन। अगर मेरी कोई कंपनी, जो ये रेस्टोरेंट कंपनी है मेरी, अगर मैंने ये अगर मैंने सपोज ये लिस्टेड कंपनी है, करेक्ट। अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सोचोगे क्या कि यार ये रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत सारे मतलब जो डिशेस है वो रखेगा, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, फलाना फलाना, बिहारी, यूपी, जो भी है, साउथ इंडियन, तमिलनाडु, ये वो जो सारे ऐसे मत सोचो कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो मैं, चलो गुजराती भी ले लेते हैं, वो बुरा मान जाएंगे, गुजरात, राजस्थानी, सारे क्विजिन मैंने रख लिए सपोज रेस्टोरेंट में, आप ऐसे सोचोगे। और इसकी जो सेल है बहुत अच्छी हो रही है सपोज, देन ऑब्वियसली द शेयर प्राइस विल गो अप। तो व्हाट यू विल थिंक दैट फ्यूचर में ये और ज़्यादा इस कंपनी का प्लान हो सकता है कि ये और ज़्यादा
ऐसे सेम रेस्टोरेंट्स आउटलेट्स कहीं और दूसरे सिटीज़ में खोले, फिर वहाँ पे उसकी अर्निंग्स होगी, वहाँ पे वो कैश क्रिएट जनरेट करेगा। सो उसके हिसाब से जो आप करंट वैल्यू है कंपनी की डिसाइड करते हो। सो दैट इज़ बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी। तो वो बोलते हैं कि जो फ्यूचर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसी बेसिस पे तो आप कंपनी लेते हो। आप कंपनी लेते क्यों हो? चलो आप मेरे को एक बात बताओ, आज कोल इंडिया बहुत ज़्यादा कैश जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी करता है, लेकिन कोल इंडिया को जो प्राइस टू अर्निंग है, जो वैल्यूएशन मिलती क्यों नहीं ज़्यादा? वो 7-8 के ऊपर तो जाता नहीं है उसका पी रेशियो जो है प्राइस टू अर्निंग। दैट इज़ बिकॉज जो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है दैट इज़ नॉट सो गुड, बिकॉज जो उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है दैट इज़ नॉट सो गुड। क्योंकि आज कोल बेच रहा है, बट कोल इज़ नॉट, जैसे कोल ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है, CO2 एमिट करता है, उसकी वजह से अगेन ओजोन जो है, ओजोन डिप्लीशन पे जो है उस पर अफेक्ट करता है, देन दैट अगेन रिजल्ट्स इनटू ग्लोबल वार्मिंग। तो दैट्स वाई द बिजनेस इज नॉट सस्टेनेबल। अगर बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है देन वाई एनीवन शुड गिव द वैल्यूएशन टू दिस बिजनेस। कोल इंडिया का जो बिजनेस है उस पर क्यों वैल्यूएशन दूँ मैं? लेकिन आप वही विज एक कंपनी देखोगे, इसमें रिकमेंडेशन कोई नहीं है, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ट्रेंट देखिए, ट्रेंट जो कंपनी है, जो जिसके बहुत सारे सब ब्रांड्स हैं, जैसे जूडियो है, वेस्ट साइड है। सो दैट इज़ वेरी सस्टेनेबल बिजनेस, सारे क्लास के लिए वो बिजनेस है। दैट इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड बिजनेस। एक बंदा जो है, जो ज़्यादा मतलब अपर क्लास से नहीं है और वो मीडियम और लोअर मिडिल क्लास से है, सपोज ही गोज टू जूडियो। अगर कोई बंदा थोड़ा ऊपर मिडिल क्लास है तो वो वेस्ट साइड जाएगा, अगर उससे ऊपर वाला बंदा है तो वो कहीं और जाएगा इस ब्रांड में। तो ये पूरा डाइवर्सिफाइड है, करेक्ट। इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है, प्राइसिंग पावर अच्छा है इस बिजनेस में। दैट इज़ वाई द ऑब्वियसली द इन्वेस्टर्स विल गिव द वैल्यूएशन, दैट हाई वैल्यूएशन टू द कंपनी। दैट इज़ वाई आप देखोगे कि जो पी रेशियो है ट्रेंड का, दैट इज अब ऑफ 60 to 70, 70 से भी ऊपर है उसका पी रेशियो। दैट इज़ वाई द रीज़न इज। तो वही बोलते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस, एंड बस सोनली बुक वैल्यू पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। सो ये थी कुछ वन ऑफ द मेनी रीजंस, मतलब जिसके वजह से बुक वैल्यू पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर आप देखोगे इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में है, से LIC इंश्योरेंस, LIC का है। LIC तो छोड़ दो, चलो वो तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया, वो तो हनुमान है गवर्नमेंट का, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन आप फिर से बोलोगे सर पॉलिटिक्स करते हो आप, तो ठीक है, लेट्स अवॉइड दैट टॉपिक, अवॉइड दैट कंपनी। लेट्स टॉक अबाउट ICICI प्रूडेंशियल्स या SBI इंश्योरेंस, HDFC लाइफ। ये कंपनी कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है, उतने 10-15% से ग्रो कर रही है, बट स्टिल आप देखोगे उनका जो पी रेशियो है दैट इज़ वेरी हाई। क्यों? बिकॉज दीज आर वेरी कैश रिच कंपनी, कैश बहुत जनरेट करती है ये कंपनी, और कभी भी ये कंपनी कैश यूज़ करके कुछ और नया बिजनेस बना सकती है या इन्वेस्ट कर सकती है, एंड दे कैन जनरेट अ गुड रिटर्न। तो मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट इनको वैल्यूएशन ज़्यादा दे रहा है। यू गॉट माई पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ। तो दैट इज़ वॉट हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय वॉरेन बफेट इन दिस इन दिस एनुअल लेटर बेसिकली। तो ये थे मोटा मोटी जो पॉइंट्स मैंने बताए, जो एक इन्वेस्टर्स को याद रखना चाहिए और कोई भी स्टॉक्स लेने के पहले सोचना चाहिए। फर्स्ट इज बुक वैल्यू इज नॉट द सोल इंडिकेटर टू टेल दैट इफ द कंपनी विल डू गुड और नॉट। सेकेंड इज इंट्रिंसिक वैल्यू पे ध्यान होना चाहिए। व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी, करेक्ट। और थर्ड चीज़ है कि जो गिमिक होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो रिजल्ट्स के टाइम आते हैं गिमिक, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक कैपिटल गेंस कोई आ गया किसी कंपनी का, उसकी वजह से स्टॉक, उसकी वजह से प्रॉफिट एकदम एलिवेटेड दिखेगा, और इसकी वजह से मे बी शेयर प्राइस में हलचल होगी। तो यू हैव टू नॉट थिंक कि भाई ये क्यों हुआ है, इतना बड़ा ज़्यादा मतलब प्रॉफिट क्यों हुआ है। दैट यू हैव टू सर्च इन द P&L अकाउंट, तो उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल था रिसेंटली कि जो रिलायंस है, रिलायंस ने अपना एशियन पेंट्स का जो बिज़नेस है उसमें स्टेक अपना बेचा था अराउंड 5% में भी, तो वो अराउंड 11,000 करोड़ कुछ, उनको 10 to 11,000 करोड़ कुछ आए थे उनको। सो या तो वो एलिवेटेड दिखा था उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो मतलब क्वार्टरली रिजल्ट आता है उसमें एलिवेटेड दिखा था प्रॉफिट। तो इसकी वजह से आपने देखा होगा कि स्टॉक ने इतना कुछ रिटर्न दिया नहीं है, मतलब स्टॉक ने जो है इतना ऊपर नहीं गया इस रिजल्ट की वजह से, बिकॉज दे वेर ऑलरेडी नोइंग दैट दिस इज एन एक्सेप्शनल आइटम
मतलब जो कैपिटल गेंस है ये अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं होने वाला है। सो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो दीज आर द थ्री to four important lessons that we get from the newsletter of Mr. Warren Buffett to the shareholders of the Berkshire Hathaway in the year of 1977। तो ये था। इसके अलावा और एक चीज़, मार्केट के बारे में भी बात करते हैं। अभी वीडियो कर ही लिया है तो इसके बारे में भी कर लेते हैं बात। तो अगर आप देखोगे, मैंने पिछले 3-4 वीडियो से मैं बता रहा हूँ कि जो सितंबर का मंथ है दैट इज़ नॉट गुड फॉर द मार्केट बेसिकली। और इसमें जो थर्ड वीक है, थर्ड वीक से मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। जैसे आपने देखा मार्केट 25,500 से मार्केट अराउंड अभी 24,700 तक पहुंच गया है। सो दैट इज़ अराउंड 3.5% तो मार्केट गिर गया है ऑलरेडी। मैंने ये बताया था कि 5 to 6% मार्केट गिर सकता है। सो स्टिल देर इज़ अ स्कोप ऑफ 2 to 3%। मुझे ऐसा लगता है कि 24,000 तक मार्केट आ जाना चाहिए एक बार। लेकिन अभी कंटिन्यूसली फॉल हुआ है मार्केट का, तो मे बी एक रिकवरी आ सकती है, स्मॉल रिकवरी। दैट मे बी एन अपॉर्चुनिटी टू सेल अगेन, बिकॉज इतना फॉल हो गया है तो एक रिकवरी तो बनती है, उसके बाद फिर से ड्रॉप आ सकता है। सो अगेन इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट, डू इन अ स्टैगर्ड वे, डोंट डू अ लमसम। आप अपना जो भी अमाउंट आपने रखा है टू इन्वेस्ट, जो भी कैश रखा है, तो अराउंड आई थिंक कि 20% आपको डिप्लॉय करना चाहिए, 20 to 30%, और बाकी 70% यू शुड होल्ड इट फॉर द फ्यूचर ड्रॉप, और देखते हैं कैसे होता है आगे। सो इसके अलावा अगर आप देखोगे, और एक जो वन ऑफ द रीजंस था जिसके वजह से मार्केट गिरा, दैट वाज ड्यू टू द जो हमारे ट्रम्प साहब हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जो है प्रेसिडेंट ऑफ USA, तो उन्होंने टैरिफ 100% टैरिफ लगाया फार्मा इंपोर्ट्स पे। तो आप देखोगे कि इंडिया का जो फार्मा एक्सपोर्ट्स टू द USA दैट इज़ अराउंड 10 to 12 बिलियन डॉलर्स। सो उस पर डायरेक्टली ये इम्पैक्ट हो गया है। तो जो भी जनरली सारे कंपनीज हैं बड़े बड़े जो निफ्टी के हैं, मे बी सन फार्मा, एबॉट इंडिया, या औरोबिंदो फार्मा है, जाइडस है, एलेम्बिक है, तो इन सबको अफेक्ट हो गया है बिकॉज जो इनके प्रोडक्ट्स है दैट उन पर डायरेक्ट 100% टैरिफ लगा है बाय द USA। और ये ओनली दोज कंपनीज हु आर प्रोड्यूसिंग, मैन्युफैक्चरिंग द फार्मा प्रोडक्ट्स इन द USA, दे आर एग्जेम्प्टेड ऑब्वियसली। सो लेकिन कहीं मैं न्यूज़ देख रहा था, फिर से ये न्यूज़ वाले मतलब कहाँ से सोचते हैं पता नहीं। एक न्यूज़ देख रहा था आज तक पे मैं, तो वो बोल रहे थे कि कुछ अफेक्ट नहीं होगा इंडिया को, इंडिया के कॉर्पोरेट्स बहुत स्ट्रांग है, ये इसका जो प्रॉब्लम है वो अमेरिका को होगा, फलाना 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 बोल रहे थे। और एक बड़े कंपनी के एक CEO भी आए थे, तो वो भी बोल रहे थे कि बड़े फार्मा कंपनी के थे वो एक्चुअली, तो वो बोल रहे थे कि हमें कुछ अफेक्ट नहीं होगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे फिर पड़ेगा कब फ़र्क? बिकॉज 100% पे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो कब पड़ेगा? करेक्ट। आप अगर कोई कंट्री को सेल कर रहे हो और उस पर 100% टैरिफ लग गया है, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेल, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगी एंड डिमांड कोलैप्स हो जाएगा। करेक्ट। सो पता नहीं इनका लॉजिक क्या है। मेरे को लगता है कि इंडिया को US से अच्छे तरह से, मतलब इतना डायरेक्टली ब्लैक एंड वाइट में आंसर्स नहीं करना चाहिए। थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में इंडिया को मतलब रिप्लाई देना चाहिए USA को। एंड देर इज़ नो रीज़न टू, मतलब हर चीज़ पे रिएक्ट होना नहीं चाहिए इंडिया को, क्योंकि ट्रम्प तो बड़ बोले हैं, हमें पता ही है। 2016 में भी जब वो आए थे तो बहुत बड़ बोले थे उन्होंने, जो आप खुद को लगता है वही किया। बट आप अगर चाइना को देखोगे, चाइना ने कभी उनका आंसर नहीं किया है चीज़ों का। दैट्स वाई चाइना थोड़ा सेफ खेल रहा है। लेकिन इंडिया, मतलब इंडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी इकोनॉमिक्स को तो कोई भगवान भी नहीं जान सकता या समझ सकता है। सो दैट इज़ द केस। और एक जो ट्रम्प हैं, ट्रम्प तो मतलब बस धन का ही सोचते हैं, वो बस धन की बात करते हैं और बस अपने देश में तो आप देख रहे हो कि 10-12 साल से बस मन की बात होती है। किसके मन की होती है पता नहीं, बट सुनते आ रहे हैं कि मन की बात चल रही है बस 10 साल से। अभी लोगों की मन की बात हो रही है नहीं, ये तो आप लोग जानते हो। बट चलो ठीक है, ज़्यादा पॉलिटिक्स करते नहीं है, ज़्यादा बात करते नहीं है, बट स्टिल मेरा पॉइंट है कि दिस विल अफेक्ट नेगेटिवली इन द मार्केट। नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा इसकी वजह से, एंड इट विल अफेक्ट द मार्केट। एंड आपने देखा कि मार्केट दैट्स वाई इतना ज़्यादा गिर गया है।
ये था एक पॉइंट। और इसके अलावा एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने अपनी जो बोरोइंग स्कीम है, जो बोरोइंग प्लान है, उसका डिक्लेरेशन दिया था गवर्नमेंट ने। सो दे आर प्लानिंग टू बोरो ऑलमोस्ट 6.6 लाख करोड़ रुपीज़। तो ये तो होना ही था, बिकॉज जिस तरह गवर्नमेंट पैसा बांट रही है, आप देखोगे जो बिहार में ये एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में जो 10-10 हज़ार रुपये गवर्नमेंट बांट रही है टू अराउंड 75 लाख वुमेन। सो दिस इज़ नॉट गुड एक्चुअली। अब अगर आप पैसा डायरेक्टली दे रहे हो, व्हाट वैल्यू आर यू क्रिएटिंग फॉर द पीपल, यू टेल मी। मतलब वो जो लोग हैं जनरली, आप वो तो बस पैसा लेंगे, 10,000 खाएंगे पिएंगे खुश रहेंगे, ख़त्म। तो वैल्यू कहाँ ऐड हो गई? सस्टेनेबल वैल्यू एडिशन होना चाहिए कोई भी इकोनॉमी में। बस 10,000 दे रहे हो एंड उससे आई डोंट थिंक कि वैल्यू एडिशन होगी ओवर लॉन्ग टर्म। इससे अच्छा करते क्या, अगर 75 लाख लोग हैं और 10,000 मिल रहा है, दैट इज़ अराउंड 75,000 करोड़, तो उससे अच्छा था ये पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ जॉब वगैरह, मतलब ऐसा कुछ करते प्रोडक्टिव कि यार, मतलब वहाँ बिजनेस ओपन करते तो टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता, लोगों को जॉब मिल जाती बिहार में, और फिर ग्रोथ होता। लेकिन पता नहीं, जनता भी चाहती नहीं है ये, और गवर्नमेंट भी करती नहीं है। एक याद रखिए आपकी गवर्नमेंट वही देती है जो जनता चाहती है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट से, कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर आप गवर्नमेंट से एजुकेशन मांगोगे या हेल्थ केयर जो है, हेल्थ सेक्टर, उसका मतलब फैसिलिटीज़ मांगोगे, तो वो गवर्नमेंट देगी ही देगी। लेकिन आप अगर ये सब चीज़ें मांगोगे, जो मतलब जनता अगर इससे इन्फ्लुएंस होती है, तो गवर्नमेंट यही चीज़ करेगी। बिकॉज गवर्नमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है ऑलवेज, रिमेंबर दैट, टू बी इन पावर। तो उसके लिए वो साम दान दंड भेद कुछ भी कर सकती है। दैट इज़ द थिंग। एंड इसकी वजह से जो है ये बोरोइंग करने वाले हैं 6.6 लाख करोड़ रुपीज़। अब ये बोरोइंग किसको अफेक्ट होगा? हमें होगा, आपको होगा, जो सैलरीड है लोग हैं, जो टैक्स देते हैं, उनको होगा। क्योंकि ये तो इंडियन रुपीज़ में ही होगा, INR में। सो इसका जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, वो अपने टैक्स से ही जाएगा। और अगर टैक्स से वो पेमेंट जा रहा है, सो बी रेडी कि टैक्स आगे बढ़ सकता है अगेन, इन द फॉर्म ऑफ DTC, डायरेक्ट टैक्स कोड। अब डायरेक्ट टैक्स कोड होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स कोड मतलब जो अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है, उसको पूरा निकाल देंगे, और आपका जो स्लैब है, जो इनकम स्लैब है, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। सो दैट इज़ अगेन अ बैड थिंग, बिकॉज सपोज मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ कहीं से, स्टॉक मार्केट से, और मेरा टैक्स स्लैब है मैं अगर इनकम मेरा 30 लाख प्लस है, तो मैं डायरेक्ट 30% टैक्स स्लैब में आऊँगा। दैट इज़ वे हायर देन व्हाट द एक्चुअल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स इज, दैट इज़ 12.5%। सो डायरेक्ट 17.5% ऐड हो गया। तो बहुत डेंजरस चीज़ है ये DTC। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस तरह ही बोरो करती रहेगी, तो ऑब्वियसली बी रेडी टू पे मोर टैक्सेस, यही होता रहेगा। सो देखते हैं अभी क्या होगा आगे। बाकी इतना ही था आपको, कि आपको बताना था कि वॉरेन बफेट की लर्निंग्स क्या थी। उनके फर्स्ट लेटर जो है डिजिटली फॉर्म में है, दैट इज़ फ्रॉम 1977 टू 2025। तो उसका जो फर्स्ट लेटर है, शेयर होल्डर्स लेटर, तो उसका डिस्कशन कर लिया, और आपको होप कि समझ आया। अगर कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ भी लगे कि आपको कुछ इनसाइट समझ नहीं आए, या आपको लॉजिक समझ नहीं आया, या आपको कुछ वैल्यू एडिशन भी करनी है, तो प्लीज़ कमेंट इन द बिलो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट। एंड अगर कुछ गलती भी हो गई तो भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक गलती होगी नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।